हम आ चुके एक और नई वीडियो के साथ। तो कहानी की शुरुआत 2014 के एक हॉस्पिटल से होती है। यहाँ वरदा नाम का एक आदमी कंप्यूटर में रोज का डाटा एंट्री करता था। ड्यूटी खत्म करके जब वो घर की तरफ निकलता है तो रास्ते में उसकी गाड़ी से एक बाइक का खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है। मियाँ बीवी मौका पर ही जान से चले जाते हैं, मगर उनका छोटा सा बच्चा जिंदा रह जाता है। इसी दौरान हॉस्पिटल का एम्बुलेंस ड्राइवर वहां आ निकलता है और वरदा को देख लेता है। वो फौरन वरदा को बचाने के लिए पुलिस के सामने एक बनाई हुई कहानी सुना देता है ताकि वरदा का नाम ना आए। बच्चा बेसहारा था, इसलिए वरदा उसे वक्ती तौर पर अपने पास रख लेता है। तभी एक और आदमी रोता हुआ वरदा के पास आता है। उसकी बीवी 10 साल बाद मां बनने वाली थी, मगर बच्चा बच नहीं सका। उसकी हालत देखकर वरदा का दिल पसीज जाता है और वो उसी एक्सीडेंट वाले बच्चे को उसे दे देता है। वो आदमी खुश हो जाता है और वरदा भी सुकून महसूस करता है। कहानी अब हाल के वक्त में आती है, जहां आनंद नाम का लड़का दिखाई देता है। अपनी गर्लफ्रेंड के छोड़ जाने के बाद वो रोज शराब में गम भुलाने की कोशिश करता है और उसके दोस्त भी उसकी हरकतों से तंग आ चुके हैं। घर में भी उसकी हालत बुरी है। छोटा भाई हर चीज में आगे, बाप की आंखों का तारा, जबकि आनंद के नशे में घर आने से सबका मूड खराब हो जाता है। सिर्फ उसकी माँ ही उसका साथ देती है। दूसरी तरफ हमें दिव्या मिलती है, जिसे आज लड़के वाले देखने आने वाले होते हैं। माँ उसे समझाती है कि ज्यादा बातें मत करना, मगर दिव्या तो सीधा उनसे बातचीत शुरू कर देती है। लड़के वाले इसे उल्टी सीधी बातें करने वाली समझकर चलते बनते हैं। माँ इसे डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां पता चलता है कि दिव्या बचपन से ही बहुत हसास है, दिल में कोई बात रख नहीं पाती। डॉक्टर समझाता है कि आइंदा रिश्ता देखते वक्त लड़के वालों को इसकी ये हालत पहले ही बता देना। इसी दौरान आनंद के घर वाले उसके छोटे भाई के लिए रिश्ता दिखाने आते हैं, मगर आनंद फिर नशे में सबके सामने तमाशा कर देता है। घमंड से बातें, बेमकसद चीख पुकार, हत्ता कि वो अपनी पैंट गीली भी कर देता है। लड़के वाले गुस्से में वापस चले जाते हैं। आनंद के पापा उसके सामने खूब बर्दाश्त खत्म कर देते हैं। दोस्त आनंद को समझाते हैं कि पुरानी मोहब्बत को भूलकर जिंदगी सीधी करे, और वो शराब छुड़वाने के लिए आश्रम चला जाता है। इसी दौरान आनंद के पापा उसकी शादी कराने का फैसला कर लेते हैं और दिव्या को पसंद कर लेते हैं। आनंद के आश्रम से वापस आने के बाद रिश्ता पक्का हो जाता है। शादी के दिन आनंद का दोस्त दो औरतों की बातें सुन लेता है कि दिव्या पागल थी, मगर आनंद के पापा उसकी बात को अहमियत नहीं देते। दोस्त आखिरकार आनंद को बताता है कि चाहे तो शादी रोक दे, मगर दिव्या की परेशानी देखकर फैसला कर लेता है कि वो इसी से शादी करेगा। आनंद और दिव्या की शादी हो जाती है। पहली रात दोनों खुलकर एक दूसरे से बातें करते हैं, करीब भी आते हैं, और वक्त के साथ दोनों अपना अलग घर लेकर अच्छी जिंदगी गुजारने लगते हैं। आनंद नौकरी भी शुरू कर देता है और दिव्या से बहुत मोहब्बत करता है। एक दिन दिव्या खुशखबरी देती है कि वो प्रेग्नेंट है, और आनंद तो खुशी से फूला नहीं समाता। अब कहानी का नया मोड़ आता है। हॉस्पिटल में एक बूढ़ी औरत सामान बेचने के बहाने आती है। मौका मिलते ही बच्चों को उठाकर गायब हो जाती है। लगता है वो किसी गैंग से जुड़ी है। वक्त गुजरता है और दिव्या की डिलीवरी का दिन आ जाता है। बच्चे की पैदाइश के बाद नर्स बच्चा दिव्या की गोद में रख देती है और बच्चे की कलाई पर नंबर वाली पर्ची लगा देती है। बाहर आनंद के घर वाले खुशियां मना रहे होते हैं। पंडित भी कह देता है कि बच्चा किस्मत वाला है। इसी दौरान वही औरत जो बच्चे उठाती थी उसी हॉस्पिटल में घूमती नजर आती है। जब आनंद अंदर जाता है तो बच्चा मौजूद नहीं होता। डॉक्टर कहती है कि बच्चे को इंक्यूबेटर में रखा है। कुछ देर बाद नर्स बच्चा ले आती है, मगर दिव्या जैसे ही बच्चे को पकड़ती है फौरन कह देती है, ये मेरा बच्चा नहीं है। सब हक्का बक्का रह जाते हैं। दिव्या जोर देकर कहती है कि उसने जो बच्चा खुद उठाया था ये वो नहीं है। बड़ी डॉक्टर आकर भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि शायद डिलीवरी के बाद ज़हन पर दबाव आया हो, इसलिए वो उलझन का शिकार हो रही है। अब कहानी यहाँ से और ज्यादा सनसनीखेज हो जाती है। दिव्या तो अपने बच्चे के लिए पूरी तरह बेचैन हो चुकी थी। बार बार एक ही बात, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। ये देखकर आनंद के दिल में भी ख्याल आता है कि दिव्या जो कह रही है वो यूं ही नहीं कह सकती। उसे तो सब कुछ क्लियरली याद रहता है, तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो होगी ही। इसीलिए आनंद फौरन पुलिस को हॉस्पिटल ले आता है ताकि पूरा मामला खंगाला जाए, मगर वहां भी पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिलता। तब पुलिस वाला मशवरा देता है कि अगर ज्यादा शक है तो डीएनए टेस्ट करवा लो, सब कुछ खुद ही सामने आ जाएगा। आनंद पहले तो चौंक जाता है कि ये होगा कैसे, मगर अपने दोस्त की मदद से वो एक बंदे तक पहुंचता है और नर्स के दिए गए बच्चे के बालों से डीएनए टेस्ट करवाता है। और नतीजा आते ही आनंद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये बच्चा मेरा नहीं है, यह हकीकत उससे अंदर तक हिला देती है। आनंद सोच में पड़ जाता है कि मेरा बच्चा आखिर कहाँ हो सकता है। इसी तकलीफ में वो सीधा थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाता है। केस एक ऐसे इंस्पेक्टर चन्ने स्वामी को दिया जाता है जिसकी रिटायरमेंट में बस 3 हफ्ते बचे हैं। वो पहले टाल मटोल करता है, मगर बच्चे का सोचकर केस ले ही लेता है। दोनों मिलकर बच्चों के गायब होने के पिछले केसेस की लिस्ट निकलवाते हैं और पता चलता है कि पिछले साल ऐसे कई नोवोलोड लड़के गायब हुए हैं, ज्यादातर बलि चढ़ाने के लिए। ये सुनकर आनंद का दिल दहल जाता है। चन्ने स्वामी के इन्फॉर्मर से खबर मिलती है कि आज रात शायद एक और बच्चे की बलि दी जाएगी। दोनों फौरन वहां पहुंचते हैं और वाकई वो लोग एक बच्चे की जान लेने वाले थे। आनंद गुस्से में उन गुंडों की धुलाई कर देता है और चन्ने स्वामी बच्चा बचा लेता है। लेकिन जब बच्चे को दिव्या के पास ले जाते हैं तो वो फौरन कह देती है, ये मेरा बच्चा नहीं है।
आनंद इसी तरह एक एक जगह जाकर हर सुराग को चेक करता रहता है। कई बच्चे मिलते हैं मगर हर बार नतीजा वही, ये मेरा नहीं है। वो बच्चों को पुलिस के हवाले कर देता है ताकि वो अपनी फैमिलीज तक पहुंच सकें। इसी दौरान आनंद हॉस्पिटल के खिलाफ भी केस करता है। जज इंक्वायरी का ऑर्डर देते हैं और साथ ये भी कि दिव्या वाले बच्चे के असल वालिदैन भी ढूंढकर बच्चा वापस किया जाए। चन्ने स्वामी पूरी टीम के साथ हॉस्पिटल का स्टाफ कंगालता है। सबसे अहम बात सामने आती है। बच्चा 8 बजे पैदा हुआ, आनंद को 8:30 बजे दिखाया गया और इनक्यूबेटर में ले जाते वक्त सब ठीक था। वापस लाते वक्त बच्चा बदला हुआ था, यानी गड़बड़ वहीं हुई। इंस्पेक्टर गैंग वालों से भी पूछगछ करता है। गज्जा नाम का एक आदमी कुछ जानकारी देता है मगर वो सब बड़े बच्चों के केस थे। आनंद को तो नौज़ैदा चाहिए था। फिर जब आनंद दोबारा हॉस्पिटल आता है तो उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है। वो उसकी सामान उठाने में मदद करता है तो उसे खेले से बच्चे का हाथ दिखाई देता है। आनंद फौरन पीछा करता है। इधर चन्ने स्वामी एक नर्स के पीछे लगा होता है जो जल्द दुबई जाने वाली है। आनंद अपने पीछे किए जा रहे बंदे की लोकेशन भी उसे भेज देता है। कुछ ही देर में दोनों को पता चलता है कि ये एक पूरी गैंग है जो बच्चा कहीं और भेजने वाली है। आनंद जैसे ही मुनासिब मौका देखता है बच्चा छीनकर भाग निकलता है। गैंग वाले उसे घेर लेते हैं मगर चिन्ने स्वामी बर वक्त पहुंचकर सबको पकड़ लेता है। आनंद चाहता था कि जिसके लिए ये लोग बच्चा लेने आए थे असल दिमाग वो पकड़ा जाए। कार में एक आदमी आता है, सूरत हाल बिगड़ती देखकर भागने लगता है मगर आनंद उसे दबोच लेता है। पुलिस उसे अलग कमरे में ले जाकर इंटेरोगेट करती है मगर वो साफ मुकर जाता है। इसी दौरान बूढ़ी औरत सब कुछ उगल देती है कि उसे एक आदमी ने वादा किया था कि अगर वो काम कर दे तो उसे दुबई नर्सिंग की जॉब दिला देगा। फोटो दिखाने पर वही कार वाला शख्स निकलता है। फिर वो सच बोलती है कि वो बच्चा चुराने नहीं गई थी बल्कि दूसरा बच्चा देने गई थी जो उसने अपने धंधे में पहली बार किया था। ये सुनकर आनंद बौखला जाता है कि फिर असली बच्चा कहां से लाया गया था। औरत एक जोड़े का नाम बता देती है। आनंद फौरन दिवैया को बताता है। दिवैया रोती सिसकती लेकिन हिम्मत करके बच्चा ले जाकर उसके असल माँ बाप को सौंप देती है। वो लोग बच्चा पाकर खुशी से फट पड़ते हैं मगर इस फैसले के बाद दिवैया का दिल और टूट जाता है। हर पल वो अपने बच्चे की याद में घुलती रहती है। आनंद देखते देखते भी कुछ नहीं कर पाता। कुछ दिन गुजरते हैं। चिन्ना स्वामी ने अब तक इस कार वाले बंदे शेखर को पकड़ के रखा हुआ था। आखिर कई दिन के बाद वो टूटता है और बताता है कि वो सिर्फ 4 साल से गैंग में है। असल सरगना है राज इंद्र जो सारा हॉस्पिटल सिक्योरिटी कंट्रोल करता है और ये धंधा बहुत पहले से चल रहा है। आनंद फौरन राज इंद्र तक पहुंचने निकल पड़ता है मगर उससे पहले कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। आनंद उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन हमलावर राज इंद्र को मारकर फरार हो जाते हैं। राज इंद्र के मरने के बाद आनंद बिल्कुल टूट जाता है। अब ना सराग बचा, ना उम्मीद, ना रास्ता। राज इंद्र की आखिरी रस्म हो रही होती है कि एक लंबी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक अमीर बासर शख्स उतरता है जो कोई और नहीं बल्कि खुद वर्दा होता है। तब पता चलता है कि राज इंद्र असल में वही एम्बुलेंस ड्राइवर था जिसने सालों पहले वर्दा को एक्सीडेंट वाले मौके पर बचाया था। उधर जब चिन्ना स्वामी सो रहा होता है तभी उसे गजा का फोन आ जाता है। चिन्ना स्वामी फौरन उसके ठिकाने पर पहुंचता है। असल में आनंद वहां पूछगछ करने आया था लेकिन गजा ने उसे मारकर बांध रखा था। चिन्ना स्वामी गजा को समझाता है कि उसे छोड़ दो। इसी दौरान आनंद गजा के एक आदमी का हाथ देखता है जिस पर वही टैटू बना होता है जो उसे उसी आदमी का लगता है जिसने राज इंद्र का कत्ल किया था। आनंद गुस्से में गजा से पूछता है कि उसने राज इंद्र को मरवाने का हुक्म क्यों दिया। जवाब ना मिलने पर आनंद गजा और उसके आदमियों की खूब पिटाई करता है। अब कहानी दोबारा कई साल पीछे मुड़ती है। जब वर्दा ने वो एक्सीडेंट वाला बच्चा उस आदमी को दिया था तो खुशी में उसने वर्दा पर सोना लुटा दिया। वर्दा पाड़े तो मना करता है मगर फिर लालच में आकर आधा हिस्सा राज इंद्रा को भी दे देता है। कुछ दिन बाद वही आदमी अपने एक साथी के साथ वापस आता है और बताता है कि एक और शख्स 5 लाख रुपए देने को राजी है लेकिन उसे भी बच्चा चाहिए। ये सुनकर वर्दा का लालच और बढ़ जाता है। वो इस लालच में गरीब औरत का बच्चा छीनने की साजिश करता है। राज इंद्र उसकी मदद करता है। औरत भी पैसे के लालच में आकर अपना बच्चा बेच देती है और वर्दा 5 लाख कमा लेता है। वो अमीर खानदान उसे खुदा की तरह सराहते हैं। यहीं से वर्दा का जराइम का सफर शुरू होता है। सरकारी अस्पताल में जो बच्चे गरीब पेरेंट्स के यहाँ पैदा होते, वर्दा राज इंद्रा के साथ मिलकर उन्हें चुरा लेता और अमीर जोड़ों को बेच देता। इस काम से उसने करोड़ों रुपए कमाए। बाद में दोनों ने टीम बना ली। कोई रिकॉर्ड निकालता, कोई बच्चे का पीछा करता, कोई ले जाकर वर्दा के हवाले कर देता। राज इंद्रा ने अपने पैसे से सिक्योरिटी कंपनी खोली और वर्दा ने क्लाउड कंसल्टेंसी के नाम से एक बाकायदा नेटवर्क बना लिया ताकि वो अस्पतालों का डेटा हासिल कर सके और सही वक्त पर सही बच्चा चुराना आसान हो जाए। एक दिन एक एनआरआई फैमिली वर्दा के पास आती है।
वो वृषभ राशि में पैदा होने वाला बच्चा चाहते थे और उसके बदले 2 करोड़ रुपए देने को तैयार थे। वरदा फौरन मान जाता है। वो अस्पतालों के रिकॉर्ड खंगालना शुरू करता है और 3 महिलाओं का डेटा उसे फिट बैठता है, जिनमें से एक दिव्या भी थी। पंडित से कुंडली बनवाता है, सब कुछ एनआरआई जोड़े की शर्तों से मिलता है, तो वरदा प्लान बनाता है कि बच्चा बदल दिया जाए। डिलीवरी के वक्त उसी नर्स के जरिए वरदा बच्चे बदल देता है, लेकिन उसने कभी सोचा भी ना था कि दिव्या अपना बच्चा फौरन पहचान लेगी। जब वरदा को खबर मिलती है कि पुलिस भी केस की तह तक पहुंच रही है, तो वो राज इंदिरा को ही गजा के लोगों से कत्ल करवा देता है ताकि राज दब जाए। अब कहानी हाल में आती है। वरदा को एनआरआई फैमिली का फोन आता है। वो कहते हैं कि एक दोस्त को भी बच्चा चाहिए और वो जितना कहें उतना पैसा देंगे। वरदा उन्हें अगले दिन मंदिर में मिलने को कहता है। उसी मंदिर में वही जोड़ा भी मौजूद होता है जिनको दिव्या ने अपना खोया हुआ बच्चा वापस किया था। दिव्या भगवान के आगे अपने बच्चे के लिए दुआ मांग रही होती है कि अचानक पास ही वो एनआरआई फैमिली आ जाती है। बच्चे को देखकर दिव्या को अजीब सा एहसास होता है, हिचक भी, पहचान भी। बच्चा रोने लगता है, दिव्या उसे संभालती है और जैसे ही वरदा वहां पहुंचता है, वो फौरन बच्चे को लेकर निकलने लगता है। चिन्ना स्वामी ने आनंद को पहले ही बता दिया था कि वरदा ही असल मास्टरमाइंड है और वो मंदिर में मौजूद है। आनंद भी दौड़ता हुआ वहां पहुंच जाता है। दिव्या उसे देखते ही कहती है कि यही बच्चा हमारा है। आनंद भागकर एनआरआई फैमिली को रोकता है, बच्चा छीन लेता है, मगर वरदा के लोग उसे घेर लेते हैं। आनंद सबको धकेल कर मारकर आगे बढ़ता है और आखिर वरदा तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो वरदा को पकड़ता है, अचानक पीछे से आकर वरदा को मार देता है। ये राज इंदिरा का बेटा होता है जो अपने बाप का बदला लेने आया था। आखिरकार आनंद और दिव्या अपना बच्चा गोद में लेकर घर लौटते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।